करगिल विजय दिवस मना रहा है। 20 साल हो चुके हैं इस दिन को। जम्मू और कश्मीर के द्रास वॉर मेमोरियल में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब है और इस वजह से उनका ये दौरा टल गया है। अब वो श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल यहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे दिल्ली में वॉर मेमोरियल में, वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सेना प्रमुख हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अमर जवान ज्योति, वहां पर भी बड़ी संख्या में आज लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है और शहीदों को याद किया है। राष्ट्र की तरफ से भी ट्वीट आया है। 20 साल पहले आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी और तिरंगा फहराया था चोटी पर। विजय रूपानी को भी आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि देते हुए। तमाम अधिकारी और साथ ही द्रास की अगर हम बात करें तो वहां वो तमाम शहीदों के परिवार वाले पहुंचे हैं, तमाम और लोग पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से करगिल युद्ध से जुड़े हुए थे। उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं और आज के दिन उन शहीदों को खास तौर पे याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी अपने देश को, अपनी सरजमीन को बचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 60 दिन तक चला था ये युद्ध और 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को शहादत प्राप्त हुई थी। करीब 1300 घायल हुए थे। एक बड़ा ऐतिहासिक युद्ध ये रहा है जिसपे भारत ने विजय हासिल की थी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो तीनों सर्विसेज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो कुछ देर के बाद यहां करगिल वॉर मेमोरियल पे आने वाले हैं और उनका इस्तकबाल करेंगे राज्य के गवर्नर सत्यपाल मलिक और तीनों सर्विसेज चीफ जो कल से यहीं पे है। तीनों सर्विस चीफ एक रिप्रेजेंटेशन भी देंगे करगिल वॉर मेमोरियल करगिल दिवस के बारे में प्रेसिडेंट को। और इसके अलावा जो विक्ट्री फ्लेम यहाँ पे है जो 9 रियासतों से गुजर के यहाँ पे आज पहुंचा जाएगा, उसको यहाँ पे अर्पित किया जाएगा। आपको याद होगा कि इस महीने के इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। काफी कार्यक्रम है आज यहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम यही है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद खुद यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद भाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, द्रास, करगिल। तो द्रास पहुंचने वाले थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि मौसम खराब होने की वजह से वो द्रास नहीं जाएंगे बल्कि श्रीनगर जाएंगे और वहां श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। और इस पर बातचीत करने के लिए 20 साल पहले क्या हुआ था, क्या उसके मायने थे, कितना बदला देश उसके बाद, ये सब जानने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी मौजूद हैं जो कि फॉर्मर चीफ स्पोक्स पर्सन रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के। इसके अलावा कैप्टन आई सिंह हमारे साथ है जो कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा कर्नल संत पाल राघव जी हमारे साथ हैं, करगिल वॉर का हिस्सा रहे हैं सर, तो बहुत सारे उनके पास इनपुट्स होंगे और एक्सपीरियंसेस होंगे हमसे शेयर करने के लिए। साथ ही मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमें राय देंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सतपाल राघव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप वहां पर थे, क्या आपने एक्सपीरियंस किया और आज जब 20 साल बाद आप सोचते हैं 1999 के बारे में तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? सबसे पहले नंदिता जी, मैं देश के रणबांकुरे और वीरांगनाओं को आपके माध्यम से सशक्त नमन करता हूं। मैं 99 कारगिल युद्ध के अंदर 15 कोर जोन में था और एक लॉजिस्टिक बिल्डअप की जिम्मेवारी हमारे पास थी जो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। बिल्डिंग ऑफ ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक्स जो सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान ने ऊंची चोटियों पर चढ़ के NH-1 को रोक रखा था, हमारे लिए कॉन्वॉइज को निकलना उनका दबादब फायरिंग आता था, लेकिन हमारे वीर जवानों ने लाइट स्विच ऑफ करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉल बनवाई और उसके सामने कारगिल तक ट्रुप्स को ले जाना और वहां पे वॉर मटेरियल को ले जाके बिल्डअप किया। और उस वक्त लोगों के अंदर जो जज्बा था, शौर्य था, अपने आप में एक मिसाल थी। हर आदमी, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, जूते नहीं थे, लोगों ने यह बोला था कि साहब हम नंगे पैर भी चल देंगे। मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक माहौल था वहां पे और हम शॉर्ट टाइम के अंदर वहां पे बिल्डअप किया और
उत्कृष्ट नेतृत्व और पॉलिटिकल विल जॉर्ज फर्नांडिस साहब की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने जो हमें शक्ति, पूरे देश ने शक्ति प्रदान की, इस युद्ध को हमने 2 महीने के अंदर बड़े विजय हासिल की और जिसमें पाकिस्तान का आइसोलेशन हुआ, इंसल्ट हुआ और उनकी इकोनॉमी भी डाउन हुई। और इसका वन ऑफ द रीजन आई जस्ट टेल, मुशर्रफ साहब का जो पॉलिटिकल एम था वो सक्सेस हुआ, जो कि एक अपने आप में अद्भुत चीज है। बिल्कुल। कंद बख्शी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, बताइए कि उस समय जब हमें पता चला कि पाकिस्तान के कुछ जो सैनिक हैं वो पहुंच चुके हैं करगिल में, एक युद्ध की स्थिति बन रही है, उस समय अंदाजा नहीं होगा कि 60 दिन तक ये युद्ध चलने वाला है। ये बताइए कि आप लोगों को किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती गई, किस तरह से आपने तैयारी करनी शुरू करी इतने बड़े युद्ध की, और क्या अंदाजा था आपको कि इतने बड़े पैमाने पर यह युद्ध होगा? मेरे से पूछिए जी। देखिए, ये जब बात आ रही थी, अब ये सच्चाई बोलने का समय है। ये जब खबरें आ रही थी, दुख के साथ कहता हूं, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। आर्मी में ही एक दूसरे के ऊपर अविश्वास प्रकट किया जा रहा था। क्यों होता है? जब आपकी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमजोर होती है। सबसे बड़ी हमारी यही प्रॉब्लम रही है। और कारगिल को जैसे मैंने बताया, हमारे को पता लगे बिना पाकिस्तानी घुस के बैठ गए, 71 में भी घुस के बैठ गए। कारगिल हमने 71 में भी छीना उनसे, 48 उससे पहले छीना और 99 में छीना। इसका मतलब यह है, हमारी जो डॉक्ट्रिन थी, थ्रेट, जो हमको थ्रेट परसेप्शन पे अवगत कराती है, वो हमने लिखी ही नहीं थी। जब आप डिफेंस डॉक्ट्रिन नहीं लिखते तो आपकी यह हालत होती है। माफ करना, मैं अब सच बोल रहा हूं। और इसी के कारण आपको जब हड़बड़ मच गई, क्या किया जाए जी। अगर आप और एयरफोर्स को लाने के लिए भी गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि लाएं कि ना लाएं, लाएं कि ना लाएं। 62 वाला, उस समय असमंजस की स्थिति 62 थी। वाली गलती रिपीट कर रही थी। और उस समय जो निर्णय लिया गया, जब मैंने अजय से बताया कि आपने मिराजेस डाले। बिल्कुल, जनरल सिन्हा से हम इस पर बात करेंगे कि होलिस्टिक व्यू क्या था, क्या उस वक्त सरकार सोच रही थी। लेकिन एक खबर बड़ी इस वक्त आ रही है जो मुझे इस बीच में लेनी पड़ेगी। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने के लिए येदियुरप्पा पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। आज ही सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोपहर 12:30 बजे कर्नाटक में शपथ ग्रहण भी हो सकता है। आपको याद दिला दें, जगदीश शेट्टर जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के, वो पहुंचे थे यहां पर। कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं एक मत नहीं है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि आज दोपहर 12:30 बजे येदियुरप्पा शपथ ले सकते हैं कर्नाटक के सीएम की। जयप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़े। जयप्रकाश, क्या अपडेट है? कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, एक्सपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था येदियुरप्पा के घर के बाहर, जहां पे उन्होंने ही कंफर्म किया कि वो 10 बजे गवर्नर से मीट करने जा रहे हैं राजभवन में, और आज ही शपथ ग्रहण करने का टाइम भी मांग रहे हैं। करीबन 12 बजे 12:30 तक राहु काल जो बोलते हैं, उसके बाद वो टेकिंग सेरेमनी हो सकता है। अभी टाइम मांगेंगे, लेकिन अरेंजमेंट्स तो राजभवन में होना है। करीबन 1 बजे आसपास की टाइम में ये वो टेकिंग सेरेमनी होगा। बहुत जल्दबाजी में ये सब हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार को बताने के लिए। कल स्पीकर देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया है, जिनमें 2 कांग्रेस के टिकट में जीते थे और एक इंडिपेंडेंट थे, जिन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किया था। तो 3 डिस्क्वालिफिकेशन हो चुके हैं। अभी 15 रेजिग्नेशन लेटर। बिल्कुल, यानी कि कर्नाटक अब खत्म होता सा दिख रहा है। येदियुरप्पा हो सकता है शपथ ले लें, इस वक्त ये बड़ी खबर है। जयप्रकाश हमारे साथ रहिए। येदियुरप्पा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬೈ 10 o'clock ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗವರ್ನರ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಓತ್. टुडे ओनली एवरीथिंग विल बी फाइनलाइज्ड। येदियुरप्पा करीब 10 बजे, यानी कि अब किसी भी वक्त मिलने जा सकते हैं राज्यपाल से। इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कई वेटरन्स और कई एक्सपर्ट्स जो कि हमें बता रहे हैं कि विजय दिवस जो आज हम मना रहे हैं, करगिल विजय दिवस, उसकी क्या मान्यता है और 20 साल पहले आखिर क्या हुआ था जब करगिल का युद्ध हुआ था। जनरल सिन्हा, मैं आपको यहां डिबेट में लाना चाहूंगी। जैसे कि बख्शी साहब कह रहे थे कि एक असमंजस की स्थिति थी और कहीं ना कहीं एक कॉल नहीं लिया जा रहा था। आप बताएंगे वो क्या सिनेरियो था? देखिए, सवाल यह है कि पाकिस्तान कह रहा था कि हमने युद्ध नहीं किया है,
सच तो यह है कि पाकिस्तान के रेगुलर फौजी इन्वॉल्व थे। तो मेरा ख्याल है उस समय की सरकार की सोच रही होगी कि एलओसी, एयरफोर्स को बोलो एलओसी फाइटर जेट क्रॉस ना करे। क्यों नहीं क्रॉस करे? जब पाकिस्तान ने वॉर घोषित कर दिया आप पे, आपके बंकर्स पे, पोस्ट पे आके ऑक्यूपाई कर लिया है जाड़े में, और आप अपने जमीन को रिकैप्चर करना चाहते हो, तो वॉर तो घोषित हो गया। फिर एलओसी का ये भ्रम क्यों? पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं नंदिता 8 बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा जैसे जैसे आप मुझे मौका देगी, लेकिन मैं समरी इंडेक्स बताना चाहता हूं। पाकिस्तान का एम क्या था, हमको कारगिल वॉर से क्या सीख मिला है, पाकिस्तान का प्लानिंग पैटर्न क्या था, कैजुअलिटी अवार्ड्स का क्या कारगिल वॉर का पैटर्न रहा है, कौन कौन बैटलें इस कारगिल वॉर में लड़ा गया जो महत्वपूर्ण था। अमेरिका और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी करूंगा। कारगिल वॉर का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ हिंदुस्तान पे और पाकिस्तान पे, और इजरायली एंगल की इजरायल ने हमको कैसे मदद किया, और मौजूदा स्थिति में क्या बदला है। आर वी प्रिपेयर्ड? क्या यह देश जानना चाहता है कि क्या गारंटी है कि ऐसा हर हरकत, इस तरह की वारदात फिर से पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। ये 8 बिंदु हैं। अब मैं पहला बिंदु पे आता हूं कि पाकिस्तान का क्या एम था। उसको भी 3 हिस्से में बांटने की जरूरत है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रेटेजिक एम, पाकिस्तान का जियो मिलिट्री एम, और पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल एम। अब जियो मेन स्ट्रेटेजिक एम पे आते हैं। उसका एम था कि NH-1D कट ऑफ करो श्रीनगर को लद्दाख से और सियाचिन से। इसका मतलब पूरा लद्दाख, और एक झटके में पूरा लद्दाख और सियाचिन को कट ऑफ कर रहा था, और लद्दाख को चाइनीज थ्रेट को एक्सपोज करो, और चाइना के लिए तो फिर ये कैक वॉक हो जाता, लद्दाख पूरा ले लेना। तो ये इतना बड़ा खतरा था। एक्चुअली देखिए तो मुशर्रफ का ये मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन उस पर भारी पड़ा। दूसरा जियो मिलिट्री एम पे आते हैं कि दराज कारगिल सेक्टर का कंट्रोल हासिल करो, जोजिला पास का कंट्रोल हासिल करो, NH-1D का कंट्रोल हासिल करो, और जितने भी एम्युनिशन और राशन जाते हैं ले में, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। जो जियो पॉलिटिकल एम की बात करें तो कश्मीर के एजेंडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर से उछारो, और कारगिल की सफलता को लीवरेज, हिंदुस्तान का आर्म ट्विस्टिंग करके लीवरेज की तरह इस्तेमाल करो कश्मीर मुद्दे पे। ये थे एम। अब हम आते हैं कि सर इन पॉइंट्स को ना हम धीरे धीरे पूरे प्रोग्राम में एकदम लीजिए आप। हाँ बिल्कुल। मैं तो आपको इंडेक्स बता दिया। बिल्कुल। आप एक पॉइंट बोलिए, मैं उस पर बिल्कुल रामायण कथा शुरू कर दूंगा। जी, हम कैप्टन आई सिंह को भी लेके आना चाहेंगे। सर, हम आर्टिलरीज की बात कर रहे थे। पाकिस्तान का एक एम ये भी था कि हमें युद्ध में भी दिक्कत आए, आर्टिलरीज टाइम पे ना पहुंच पाए। आप बताइए किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया गया था, कितना, और ये भी कहा गया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा आर्टिलरी अगर यूज हुई है तो इस युद्ध में हुई है। इसके बारे में बताइए। नंदा जी, ये सच है कि जब मालूम हुआ कि इस तरह से युद्ध छिड़ चुका है तो आर्टिलरी की अहम भूमिका हो जाती है। तो आर्टिलरी को जब आदेश मिले, वहां कारगिल पहुंची आर्टिलरी, मैं भी दराज में था, तो हमारे पास कुछ पुरानी गनें थी, बोफोर्स भी आ चुकी थी। बोफोर्स के ऊपर उस टाइम बैन लगा हुआ था, उसके जो गोला बारूद होती है, एम्युनिशन होता है, वो हमारे पास कुछ कम था, इसलिए हम बोफोर्स को जितना यूज करना चाहिए नहीं कर पा रहे थे। मगर हमारी दूसरी गनें थी, मीडियम है, 105 है, इन्होंने भी बहुत अच्छा वहां अपना अहम रोल निभाया। 130 भी थी। हाँ, 130 मीडियम। तो नंदा जी, आर्टिलरी का फायर हमने इस तरह से किया कि जो हमारी इन्फेंट्री जो थी, हमने इन्फेंट्री को आगे एडवांस कराने के लिए वो बैंकरों में छुपे हुए थे। जो हमारी आर्टिलरी का फायर शुरू हुआ तो बैंकरों के अंदर चले गए वो लोग, मगर हमने अपना फायर कंटिन्यू जारी रखा। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देके हम फायर को अपने कंटिन्यू रखा। बिल्कुल। उन्होंने समझा कि आर्टिलरी जो है ना, अब जो है ना फायर बंद नहीं करेगी, तो वो बैंकरों के अंदर ही काफी देर तक रहे। उस बीच में जो समय मिला, हमारी इन्फेंट्री ऊपर तक जा चुकी थी। एक ये फैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था, बताइए सही है कि ये 17 दिन तक हर रोज प्रति मिनट एक राउंड किया गया फायर का? जी मैं बिल्कुल मनता जी, आर्टिलरी का फायर इतना इतना ज्यादा यूज हुआ था कि अभी तक कहीं हुआ भी नहीं है। बिल्कुल। हम
एक एक घंटे में हजारों गोले फायर कर रहे थे आर्टिलरी के। और हमारी अलग अलग डिप्लाई हमारी ये गने लगी थी, कहीं बोफोर्स थी, कहीं 135 थी, कहीं 105 थी। तो हर जगह से इतना फायर हम दे रहे थे कि हमने पूरी पहाड़ी को उसको लाल कर दिया था। जी, मैं सिन्हा साहब आपके पास आऊंगी। एक रिपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखानी है। आरिश बिलाल हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने करगिल बैटल स्कूल बकायदा बना हुआ है, वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के बाद करगिल बैटल स्कूल यहाँ पे करगिल में एस्टैब्लिश किया गया और अब ये मॉडर्न डे वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग टेरेन है, बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे जंग लड़ने के लिए सोल्जर्स को, सिपाहियों को कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है जो उनको यहाँ पे दिए जाते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका आप देख सकते हैं कि रॉक माउंटेन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फौज की जो सेना है उनको स्पेशल रॉक माउंटेन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फौज की जो सेना है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान इन पहाड़ों पे चल रहे हैं। न सिर्फ इनको यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन के लिए तैयार किया जाता है, बल्कि इनको मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसा मैंने कहा कि 99 की लड़ाई के बाद ये माउंटेनियस वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि फौज के जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। और जब भी किसी फौजी की तैनाती यहाँ पे होती है तो सबसे पहले उनको यहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि किस तरह इन चट्टानों पे चढ़ा जाए, कैसे यहाँ पे जंग हो, युद्ध में किन चीजों की जरूरत पड़े, जख्मियों को कैसे नीचे उतारा जाए। तो ये सब टेक्निक्स जो है ये फौजियों को इसी जगह पे सिखाई जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि लेटेस्ट वॉरफेयर का ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, खासतौर से करगिल युद्ध के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, करगिल बैटल स्कूल, करगिल। चलिए और एक तस्वीर आपको और दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं, पौधारोपण का वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अमित शाह भी वहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। प्लांटेशन प्रोग्राम 26 जुलाई 2019 आप देख सकते हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। इससे कुछ वक्त पहले वो अभी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज शहीदों को याद करें। उन्होंने एक ट्वीट भी आज सुबह किया था और उन्होंने कहा था कि शत-शत नमन और सलाम उन शूरवीरों का जिन्होंने शहादत दी देश को बचाने के लिए। तस्वीरें इस वक्त संसद भवन से। तो ये राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे कुछ वक्त पहले वॉर मेमोरियल, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर जहां वो पौधारोपण कर रहे हैं। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, उसकी 20वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस बीच हमारे तमाम मेहमान यहां पर मौजूद हैं। जनरल सिन्हा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आर्टिलरीज की यहाँ बात होती, सॉरी आपको मैं कोई बात नहीं, ये डोंट माइंड, ये सब चलता रहता है। जी जी। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। हाँ। कि हम किस ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे थे। माउंटेनियस टेरेन था। माउंटेनियस टेरेन में किस तरह का आर्टिलरी गन कारगर होता है, वो नहीं जो नॉर्मल फील्ड आर्टिलरी वाला होता है। या तो हविट्जर या मोटर की बात कीजिए। क्या हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ हविट्जर्स थे? और अब हम अमेरिका से हविट्जर इंपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जब अम्युनिशन रिजर्व्स की हम बात करते हैं, अम्युनिशन होल्डिंग की बात करते हैं, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में दो तरह का कॉन्सेप्ट है, 30-30 कॉन्सेप्ट। 30 डेज ऑफ इंटेंस फायरिंग रेट एंड 30 डेज ऑफ नॉर्मल फायरिंग रेट। जिस चीज की आप चर्चा कर रही थी कि लगातार फायरिंग हो रहा था, उसको इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग कहते हैं। तो हमारे पास असेट होना चाहिए 30 डेज ऑफ इंटेंस फायरिंग लगातार, टिश्यू एवरी सेकंड फायरिंग। और नॉर्मल मतलब फायरिंग विद गैप दो, फायर करो। दुख की बात है कि जितने नंबर ऑफ अम्युनिशन पॉइंट्स हमको उस क्षेत्र में चाहिए नहीं थे, जितना हमको अम्युनिशन का रिजर्व चाहिए था नहीं था। तो जैसे 62 वॉर वॉज ए लॉजिस्टिक फेलियर, हम उसी दिशा में बढ़ रहे थे, लॉजिस्टिक फेलियर के दिशा में। लेकिन हमारे जो जवान हैं, मेरा ख्याल है या तो बेताल काम कर सकता है, फैंटम काम कर सकता है, इस तरह का काम, या इंडियन आर्मी के ट्रुप्स कर सकते हैं। कर्नल रावत, हाँ आप बताइए, उस समय वहां जब आप खड़े थे, ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, क्या ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सामने आई थी और किस तरह से आप लोगों ने टैकल किया जब आप फील्ड में थे? यस मैम, जी सर्टेनली। उस टाइम पे जो हमने असेसमेंट की थी इनिशियल फेजेस पे, जो वॉर के जाने पे, जब ये आपको पार्लियामेंट में भी पूरे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा था विद इन 7 डेज हम जो अप्रूव कर देंगे,
जितने भी वहां पे घुसपैठी है उनको निकाल देंगे। असेसमेंट उस टाइम पे बहुत कम था, लेकिन जब बाद में डिटेल पेट्रोल्स गई, जब फर्स्ट नागा ने अटैक डाला, जो कि पहला अटैक गया था हमारा, जब हमने देखा कि वहां पे कितनी असेसमेंट की गई और वहां पे फोर्टिफाइड बंकर थे, वहां के जो बंकरों में वो थे और वो हाइट पे थे, उस टाइम पे हमारे लिए, जैसे जनरल सीना साहब ने अभी बताया, इंटेंस रेट पे जो फायरिंग चाहिए था, उसके लिए अम्नेशन, उसके लिए शूज, जो चढ़ने के लिए वहां की जो हाइट थी 18,000 थी, बर्फ थी वहां पे। हमारे उन सूरवीर जवानों को बता रहा हूं मैं, उन जूतों में उन्होंने वहां पे चढ़ाई की है, जो एक सोच भी नहीं सकता। आज हमें दिल्ली में बैठे हुए सॉक्स और गर्म जूते, गर्म सॉक्स चाहिए थी, उन जवानों ने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या चाहिए। मैं उनको नमन करता हूं। बिल्कुल, और जैसा राष्ट्रपति ने भी ट्वीट में कहा कि हम ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे उन शूरवीरों के। मैं और हमें वीरता दिलाई उन्हीं जवानों ने। इंटेंस रेट आप अगर वहां पे देखें, और जो वो माहौल था, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, वो अपने आप में एक अद्भुत थी। जब कॉन्वॉय जाती थी, वो NH8 पे, वो भी एनईबी भी NH8 को कट ऑफ कर रहा था। NH8 को कट ऑफ करने के बाद कि ट्रूप्स उनका बिल्डअप नहीं हो, वहां पे लोग मैक्सिमम नहीं जाए और लोग सामान नहीं बिल्कुल। जाए। कर्नल बख्शी, हम यहाँ पे आर्टिलरीज की बात कर रहे हैं। MiG-27, MiG-29 ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। R-77 मिसाइलें फायर की गई थी, इसके बारे में बताइए। ये आइकॉनिक मोमेंट था। देखिए, ये सबसे आइकॉनिक मोमेंट था कि जब आपको जब आपको एयर आर्टिलरी देनी है, ग्राउंड आर्टिलरी तो जा रही है, पर इफेक्टिव बहुत हो जाती है जब आप एयर से उस जगह को फायर करते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा एरिया दिखाई देता है और आप बड़ी इफेक्टिवली फायर कर सकते हैं। MiG-21 से लेकर MiG-27 और मिराज, मैंने बताया था MiG-27 और मिराज का जो अहम भूमिका ये थी कि जब मिराज के ऊपर लेजर गाइडेड बम का किक लगा, तब उनके बंकर को एक्यूरेटली आपने उड़ाना शुरू किया। और यही कारण था कि जब उनके बंकर उड़ रहे थे, आपका आर्मी का एडवांस एक्सेलरेट हो रहा था, क्योंकि अब उनकी फायरिंग रुक रही थी। किसी भी दुश्मन का एडवांस रोकने के लिए अगर आप उसको फायर के मीडियम से दबा के रखेंगे, तो उसको महीने लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में। और ये हमारे काम बहादुर जवानों ने घंटों में करके दिखाया। ये कारण था वेल कोऑर्डिनेटेड आर्टिलरी, एयर आर्टिलरी एंड ग्राउंड अटैक सपोर्ट। बट क्वेश्चन ये आता है, हेलीकॉप्टर ने भी इसमें एमएम भूमिका निभाई, उनको भी हमने कन्वर्ट किया अटैकिंग मशीन में। बट सबसे बड़ी चीज ये थी, हमारी इंटेलिजेंस भी अब इंप्रूव हो रही थी। जो रिकॉग्निशंस से हो रहा था, बंकर्स की लोकेशन मिल रही थी, कैनबरा एयरक्राफ्ट, फोटोरेकी एयरक्राफ्ट, ये सब काम कर रहे थे निरंतर। तो इनके कारण भी बड़ा हमको जो है सफलता मिली। इससे यह पता चलता है कि अगर कारगिल फर्स्कर ना हुई होती, अभी तक हम अंधकार में पड़े रहते। ये हमारी को ये एक बैड लक है कि हर एक सबक सीखने के लिए हमें इतनी प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं और इतनी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। 62 के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कुछ बोल रहे हैं सर, उनको सुन लेते हैं, फिर डिस्कशन जारी रखेंगे। Of the Indian armed forces in the Kargil war, a war that we were compelled to undertake to throw back those Pakistani intruders who had attempted the misadventure of occupying the heights around Dras, where we are now seated, Kargil, Batalik and Turtuk. When the task was given to the Indian Army to evict the intruders, I recall the statement by the then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, when he said, the Indian Defence Forces have been directed to remove this infiltration from these icy heights. And he went on to add that even before the Indian soldier is launched into battle, we are confident
the victory will be ours. That was the confidence he had imposed on the defense services. And the defense services did not let him down. You have, over the past 2 days, witnessed accounts of the battles that were fought on these icy heights under very difficult and challenging circumstances. Yet, the Indian soldier did not fail in his duty. He ensured that the task given to him was completed. ने शुरू नहीं की थी, लेकिन हमारी फोर्सेस ने पर्याप्त तैयारी ना होने के बावजूद भी हमें लेट डाउन नहीं किया। एक आखिरी रिएक्शन सिन्हा साहब आपसे मैं लेना चाहूंगी। आपकी समरी बहुत, आपने पॉइंट्स बहुत सारे बनाए थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमने अब सबक सीखा है? आर वी बेटर प्रिपेयर्ड नाउ? एकदम। वो किस तरह मैं बताता हूं कि पहले तो यूएवीज हमारे इन्वेंट्री में आ गए हैं, यूएवीज नहीं थे जी। अब लेजर गाइडेड मिसाइल्स आ गए एयरफोर्स के लिए, वो उस समय नहीं थे। नंबर ऑफ हेलीपैड जितना चाहिए था उतने नहीं थे, वो अब बन गए हैं। एम्यूनिशन पॉइंट्स एडुकेट मात्रा में नहीं थे, वो बन गए हैं। एम्यूनिशन रिवीजन का जो एम्यूनिशन का स्केल्स का जो रिवीजन है वो हो चुका है। वहां पर मोस्ट ऑफ द रोड्स जो थे नॉन मोटरेबल थे, नॉन एग्जिस्टेंट थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो जो बहुमुखी विकास है और बहुमुखी फौज को सशक्त करने की जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तरह से की जा चुकी है। और अब यदि सपना में भी पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो सपने में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। चलिए, ये एक अच्छा नोट है। ये डिस्कशन यहाँ पर खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सर, हमारे पास लिमिटेशन है थोड़ी टाइम की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आप सबको भी सलाम। आपने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है।